हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि इस पे लिखा है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप पहले ही जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उससे पहले ही हासिल कर लो, जो भी आपका टारगेट है उसे पूरा कर लो, क्योंकि बाद में उसकी यादें ही आएगी, उसको करने के लिए वक्त नहीं आएगा। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसा कौन सा ऐसा एक ऑक्साइड है जिसका अपने अपचयन नहीं कर सकते हैं। किसका अपचयन नहीं कर सकते? अपचयन का मतलब होता है कि देखो, किसी भी धातु से क्या होता है, कोई भी अगर धातु होती है उस धातु में से ऑक्सीजन का निकास, क्या होता है, ऑक्सीजन का निकास, ठीक है। और क्या होता है, ऑक्सीजन का निकास होता है और साथ में होता है इसमें हाइड्रोजन का जुड़ाव। तो वो कौन सा तत्व है? वो तत्व है लेड, ठीक है। इसका लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है? जब भी कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उसमें एक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है? इसे अपने क्या बोलते हैं? इसे अपने बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे जो हैं आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी जो ग्रुप डी है उसके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक हॉर्स पावर किसके पावर के बराबर होती है? यानी किस पावर के बराबर होती है? 764 वाट, 768 वाट, 746 वाट, 786 वाट। तो इसका राइट आंसर होगा 746 वाट। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तरंग दैर्घ्य की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, यानी कि एसआई मात्रक है तरंग दैर्घ्य का। क्या होगा एसआई मात्रक? वेव लेंथ। इसे अपने क्या बोलते हैं? वेव लेंथ भी बोलते हैं इंग्लिश में। हर्ट्ज है, किलोग्राम है, सेकंड है या फिर मीटर है? क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा मीटर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। इसमें आपको मैं खास बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना कि मीटर जो होती है, मीटर जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो किस किस की होती है, सुन लो आप। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना, ये दूरी की भी क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। विस्थापन की भी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर ही होती है। विस्थापन की भी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? मीटर होती है। दूरी की भी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तरंग दैर्घ्य ही है। आपसे अगर पूछ रहे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका भी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो क्या होगी? तरंग दैर्घ्य। एक आपसे पूछ ले कि एम्पलीट्यूड, जिसे अपने बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। आयाम को भी किस में मापा जाता है? मीटर में ही मापा जाता है, ठीक है। किस में मापा जाएगा? मीटर में। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट इसके। हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई होती है? ये होती है हर्ट्ज आवृत्ति की। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। किलोग्राम किसकी होती है? द्रव्यमान की। द्रव्यमान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? किलोग्राम। समय की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? समय की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है
सेकेंड। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसिबल में, जूल में या एम्पियर में? यानी कि ध्वनि प्रदूषण को अपने किस मात्रक में मापते हैं? इसका आप जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ। इसका अपने ध्वनि प्रदूषण को अपने मापते हैं, वही है जो ध्वनि की ऐसा इकाई होती है, वही ध्वनि प्रदूषण की ऐसा इकाई है। तो क्या होगा? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को अपन किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। यानी कि इसकी ऐसा यूनिट क्या है? डेसिबल। अब हम देख लेते हैं अन्य फैक्ट। जूल किसकी ऐसा इकाई होती है? ये होती है ऊर्जा की या फिर कार्य की। ऊर्जा या फिर कार्य की ऐसा इकाई होती है जूल। एम्पियर किसकी होती है? एम्पियर होती है विद्युत धारा की ऐसा इकाई होती है। क्या होती है? विद्युत धारा की। वोल्ट किसकी होती है ऐसा इकाई? ये होती है विभव की। किसकी होती है? विभव या फिर विभवांतर। क्या होगा? विभव या फिर विभवांतर, इसकी ऐसा इकाई होती है वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? ये आपको मैंने बताया भी था अभी। ऑक्सीकरण, अपघटन या उपचयन या फिर अपचयन। अगर आपको पता है तो इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उस पदार्थ में क्या हो जाए? ऑक्सीजन की कमी हो जाए और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए? हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, तो उस को अपन क्या बोलते हैं? उस रासायनिक प्रक्रिया को अपन बोलते हैं अपचयन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अपचयन। क्या होगा? अपचयन। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट। उपचयन क्या होता है? उपचयन होता है, देखो, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, इससे अपन क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण, वैसे किसी भी पदार्थ के अंदर अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, किसी भी पदार्थ के अंदर अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसे अपने ऑक्सीकरण बोल देते हैं। ठीक है, वैसे आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अपचयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ये अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपको पता है तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। आप इसका जवाब मुझे किस में बताओगे? कमेंट के अंदर। ये आपका होमवर्क भी है एक प्रकार से, आप इसका मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। किस राशि की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर खास तौर पे आया हुआ क्वेश्चन है कि किस राशि की इकाई जूल प्रति सेकंड है, यानी जूल पर सेकंड। कौन सी इकाई की होगी? कार्य की, बल की, प्रणोद की या फिर शक्ति की? अगर आपका इसको जवाब पता है तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा शक्ति। शक्ति का एसआई इकाई क्या होती है? जूल प्रति सेकंड। और इस जूल प्रति सेकंड को अपने क्या बोलते हैं? अन्य नाम, इसका अन्य नाम होता है वाट। क्या होता है? वाट। वाट को ही अपने क्या बोलते हैं? जूल प्रति सेकंड या जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट। कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? कार्य की एसआई इकाई होती है जूल। बल की एसआई इकाई क्या होती है? वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटीन यहाँ बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आएगा? प्रोटॉन होगा। क्या होगा? इस साइड होगा प्रोटॉन। ये थोड़ी गलती, टाइपिंग में गलती आ गई। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जाना जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में अगर कोई भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उन दोनों को कंबाइंड रूप से अपने क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या बोलते हैं या फिर परमाणु संख्या। देखिए, अगर अपने कोई भी अगर परमाणु हो, अगर उस परमाणु के अंदर क्या हो? न्यूट्रॉन दे रखे हैं और प्लस में क्या हो? प्रोटॉन हो, तो इन दोनों को अपने कंबाइंड रूप से अपने किस नाम से जानते हैं? द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड।
द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? कोई भी तत्व है कि वो कौन से नंबर पर आता है, इसका निर्धारण अपने किस प्रकार से करते हैं? आपने जैसे सुना होगा कि 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, 10 नंबर पे नियोन आता है, 11 नंबर पर सोडियम आता है, 19 नंबर पर पोटेशियम आता है, 17 नंबर पर क्लोरीन आता है, 18 नंबर पर आर्गन आता है। ठीक है, तो ये अपने ये बता रहे हैं कि ये इसका परमाणु संख्या इतनी है, इसका निर्धारण अपने किस प्रकार से करते हैं या किसके जरिए करते हैं? पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से, तत्व की संयोजकता से। किससे इसका निर्धारण करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से अपने क्या करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं कि उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। ये इसका परमाणु संख्या होगी। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? वो होती है 14। कितनी होती है? 14। अगर अपन इस 14 में से क्या घटा दें, इस 7 को घटा दें, तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 7। यही क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या। तो अपना ऑप्शन 3 राइट सही है। ऑप्शन 3 सही है। कितने न्यूट्रॉन होंगे? 7। आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, आपको वो याद रखने वाली चीज़ है। तो देखो जैसे नाइट्रोजन का, जैसे नाइट्रोजन आती है 7 नंबर पे, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 14। एक आता है सोडियम। सोडियम कितने नंबर पे आता है? ये इसकी परमाणु संख्या है 11, पर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। इसी प्रकार से होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, लेकिन इसका परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 16 होती है। एक इसमें अपवाद आ जाता है जिसका नाम होता है क्लोरीन। क्लोरीन आता है 17 नंबर पर, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 35.5। कितनी होती है? 35.5। या कुछ अन्य फैक्टर आपको जो याद रखने हैं, ध्यान रखना। कभी कभार इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको मैंने बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। किसी तत्व की परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? कोई भी अगर उदासीन परमाणु है, अपने बात यहाँ पे लिखना था, वैसे इसमें ये पेपर के अंदर वैसे इसमें लिखा नहीं था। वैसे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसी तत्व की उदासीन परमाणु में, किसी तत्व की उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है हमेशा? परमाणु क्रमांक के, इलेक्ट्रॉन बद्धता के, परमाणु भार के, या समतुल्य भार के। अगर आपका इसका जवाब पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु क्रमांक के। किसी तत्व में अगर कोई भी तत्व है, अगर वो उसका उदासीन परमाणु है, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या से होता है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही परमाणु क्रमांक होंगे, उतनी ही परमाणु संख्या होगी। आगे बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी इकाइयाँ समान होती है? चाल और वेग की, कार्य और ऊर्जा की, दूरी और विस्थापन की, बल और दाब की। इसमें थोड़ा क्वेश्चन गलत आ गया ये। इसमें क्वेश्चन इस तरह से था, किसी इकाइयाँ समान नहीं होती है। किसकी इकाइयाँ समान नहीं होती है या किसकी समान इकाइयाँ नहीं है? क्वेश्चन ये था। देखो चाल और वेग की इकाइयाँ क्या होती है? समान होती है। चाल की भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और वेग की भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? कार्य की एसआई इकाई होती है जूल। और ऊर्जा की भी एसआई इकाई क्या है? जूल है। अभी आपको मैंने बताया था दूरी और विस्थापन। दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर। और विस्थापन की भी एसआई इकाई क्या होती है? मीटर ही होती है। बल की एसआई क्या होती है? वो होती है न्यूटन।
और दाब की SI इकाई क्या होती है, वो होती है पास्कल। ठीक है, तो इसमें से सबसे अलग कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, 4। बल और दाब की SI इकाइयाँ समान नहीं है जबकि बाकियों की समान है। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, किसकी इकाइयाँ समान नहीं होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि की कोई इकाई नहीं होती। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा कौन सी इकाई है या ऐसे कौन सी भौतिक राशि है जिसका कोई भी मात्रक नहीं है, कोई भी मात्रक नहीं होता। गंतव्य है, अपेक्षित गंतव्य है, या बल है, या संवेग है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप चाहो तो RRB ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपेक्षित गंतव्य। सबसे याद रखने वाली चीज़ है ये कि एकमात्र ऐसी इकाई है अपेक्षित गंतव्य जिसकी कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, गंतव्य की ऐसा इकाई होती है, वो क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है, या ऐसे बोल सकते हो किलोग्राम प्रति घन मीटर। जबकि अपेक्षित गंतव्य की कोई भी इकाई नहीं होती, कोई भी मात्रक इसका नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। एग्जाम में आया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखना। RRB ग्रुप D के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि मंदता का मतलब होता है मंदन। मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण। क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऋणात्मक त्वरण को अपन क्या बोल देते हैं, मंदता। और त्वरण का SI इकाई क्या होती है, मीटर सेकंड माइनस की पावर 2, मीटर सेकंड की पावर -2, या ऐसे बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सा है, ये ऑप्शन है तीसरा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, तीसरा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी पूछ सकते हैं मंदता को अपन क्या होती है, मंदता क्या होती है, मंदता होती है ऋणात्मक त्वरण को अपन क्या बोलते हैं, मंदता बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, और अपने नॉर्मल से अपने इसका यूज करते भी हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, जूल है, वाट है, वोल्ट है, या किलोवाट प्रति घंटा है। तो इसका राइट आंसर होगा किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा यानी कि kWh। ठीक है, और इसी चीज़ को अपने क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को अपने बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को अपने बोलते हैं यूनिट। अपने से बोलते हैं ना, हमारी बिजली का बिल 18 यूनिट बिल आया है, या ऐसे बोल सकते हैं हमारी बिजली का जो बिल है वो 108 यूनिट आया है। तो 108 यूनिट का मतलब क्या होता है, kWh, यानी कि किलोवाट प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, किलोवाट प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मैंने अभी बताया था, एक अपने क्वेश्चन भी किया था कि 746 वाट्स को क्या कहा जाता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है, एक अश्व शक्ति, यानी कि एक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है। ये आभूषणों के जो धूमिल का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो परत चढ़ जाती है, या जो भी आभूषण होते हैं अगर वो काले पड़ जाते हैं या हरी हो जाती हैं, यानी एक प्रकार से वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसके पीछे मेन कारण क्या होता है, या कौन सी उसके पीछे रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके कारण वो ख़राब हो जाते हैं, आपको वो बताना है। क्या वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होती है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया के कारण होती है, या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण होती है, या फोटोलैक्टिक अपघटन अभिक्रिया के कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको मैं बताता हूँ। अगर कोई भी तत्व है, नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी तत्व है अगर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है,
तो वो धातु क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो चांदी, अगर चांदी के ऊपर ऑक्साइड के परत जम जाए तो चांदी कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर लोहा है, अगर लोहे की अभिक्रिया अपने अगर ऑक्सीजन के साथ हो जाए, लोहे की अभिक्रिया अगर किसके साथ हो जाए, ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो लोहे के ऊपर जंग लग जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार से उसके साथ कौन सी गैस अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रही है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण कौन सा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। तो इतने क्वेश्चन थे। तो बेस्ट ऑफ लक अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये साइंस वाले जो क्वेश्चन है आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे और आपके किसी न किसी आपकी जो एग्ज़ाम में अच्छे से हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। थैंक यू।